नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। तो पहली खबर, राजधानी देहरादून से त्रिवेंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति काम आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कामयाब हुई है उनकी जीरो टॉलरेंस नीति। ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने 2 करोड़ रुपए जो बकाया थे उन्हें लौटा दिया है। दिसंबर में भी कंपनी ने लौटाए थे 18 करोड़ रुपए। सरकार ने पैसे ना लौटाने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी, यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर समय रहते पैसे नहीं लौटाए गए तो दंड दिया जाएगा इसके ऊपर और कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कामयाब हुई है जीरो टॉलरेंस नीति त्रिवेंद्र सिंह सरकार की। और अगली खबर भी देहरादून से। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी वैक्सीनेशन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, ये कहना है सूर्यकांत धस्माना का। वैक्सीनेशन से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीनेशन सबसे पहले मोदी जी और बीजेपी के नेताओं को लगनी चाहिए, ये कहना है धस्माना का। वैक्सीनेशन से इलाज कम और राजनीतिक कसरत ज्यादा हो रही है। ये तमाम बातें आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं। वैक्सीनेशन से इलाज कम होगा और ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। चाहे अमेरिका हो, चाहे अलग अलग देश हो, मैं समझता हूँ कोरोना के साथ जिस प्रकार का भद्दा मजाक किया जा रहा है, वैक्सीन के नाम पर जिस प्रकार से लोगों की जान खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। अब हम बोलते हैं तो कहते हैं साहब ये तो वैक्सीन के मामले में भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले में जिस प्रकार से घंटी बजवाई गई, जिस प्रकार से तालियां बजवाई गई, जिस प्रकार से उसके बारे में कहा गया, उसको जमाती बना दिया गया, उससे आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इस समय जो वैक्सीन है, वैक्सीन में राजनीति ज़्यादा हो रही है और वास्तव में बीमारी का इलाज कम हो रहा है। ड्राई रन है, चाहे हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसको जिस प्रकार से हाइप क्रिएट की जा रही है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल माइलेज के लिए केवल ये कसरत हो रही है। सरकार को देखना चाहिए और जहाँ भी ड्राई रन हो और जब ये लगना शुरू हो तो सबसे पहले तो मोदी जी को लगना चाहिए वैक्सीन। बेहोश हो गया। और ये वैक्सीनेशन से इलाज कम और राजनीतिक कसरत ज्यादा हो रही है, ये कांग्रेस उपाध्यक्ष का कहना है। और अभी आपने उनका बयान भी सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बीजेपी पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल कर रही है, वैक्सीनेशन को आम जनता को देने की बजाय, क्योंकि कोरोना काल में ये हमारे देश में सभी को मुहैया करानी चाहिए, लेकिन इसको लेकर के भी राजनीति की जा रही है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन जब आए तो बीजेपी के तमाम नेताओं को लगनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को लगनी चाहिए ये वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से वैक्सीनेशन से इलाज कम और राजनीतिक कसरत ज्यादा हो रही है, ये कहना है आपको बता दें कांग्रेस के उपाध्यक्ष का। और पौड़ी दौरे पर हैं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत। सर्किट हाउस में कई विभागों की बैठक ली गई है। सड़कों की मरम्मत को लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जताई है। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सड़कों की हालत जल्द सुधार करने की मांग की है और रिपोर्ट दायर करने की भी मांग की है हरक सिंह रावत ने। आज उन्होंने बैठक ली और बैठक में अधिकारियों को जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो भी दिए गए। सड़कों की हालत को सुधारने की उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि सड़कों की हालत को सुधारा जाए। पौड़ी जनपद उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, विशेषकर विकासखंड के दृष्टिकोण से, ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिकोण से। और मैंने पीडब्ल्यूडी से यह अनुरोध किया है कि एक तो गुणवत्ता इतनी अच्छी हो और विशेष करके जिन सड़कों पर जो ज़िले से ज़िले को जोड़ती हैं, ब्लॉक से ब्लॉक को जोड़ती हैं, उन सड़कों पर पहले प्राथमिकता दिया जाए
कि वो सड़कें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हों बिल्कुल, और विशेष करके जहाँ टूरिज्म की गतिविधियाँ हैं, जहाँ विशेषकर जैसे सेंधी खाल और रथवा ढाब है, तो ये सड़कें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और मैंने इनसे कहा है कि भाई जिला योजना में आप उस चीज़ को प्रस्तावित करें जो आपको कहीं से नहीं हो पा रहा, राज्य योजना से, नाबार्ड से जब कवर नहीं हो पा रहा है तब आप करें। इसी तरह सिंचाई में ग्रामीण क्षेत्र का तो नाबार्ड से कवर हो रहा है, लेकिन जो नगरीय हमारे क्षेत्रों में नहरें हैं उनकी मरम्मत करने के लिए कोई धनराशि नहीं है, तो हमने कहा उनको जिला योजना से कवर करना चाहिए, उनको जिला योजना से वो किया जाना चाहिए। और इसमें हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पौड़ी ज़िले में 60 हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, तो लगभग 16 हॉस्पिटल के पास ज़मीन नहीं है, तो हमने कहा कि वो तत्काल ज़मीनें तलाश की जाए और ज़मीनें ऐसी हो जहां मरीजों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और सर्किट हाउस में कई विभागों की बैठक ली गई। सड़कों की मरम्मत को लेकर के नाराजगी जताई। हरक सिंह रावत ने पर्यावरण मंत्री पौड़ी में मौजूद रहे। सर्किट हाउस में कई विभागों की बैठक ली। आप देखें, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए सड़कों की हालत को सुधारने को लेकर के भी उन्होंने बात करी है। पौड़ी दौरे पर पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत, आप देख रहे हैं कि बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि क्या क्या काम होने चाहिए और जल्द से जल्द उनको पूरा करना चाहिए। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर सड़कों की हालत जल्द सुधार करने की मांग की गई है। और पौड़ी दौरे पर पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत। सर्किट हाउस में कई विभागों की बैठक भी ली गई। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पौड़ी दौरे पर हरक सिंह रावत। और कुमाऊं दौरे पर हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष। काशीपुर पहुंचे हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। बेरोजगारी, नारी सम्मान को लेकर के बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। भाजपा की नाकामयाबी को उजागर किया जाएगा, ये कहना है नरेश गौतम का कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। बेरोजगारी, नारी सम्मान को लेकर के बीजेपी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। आज संगठन की मीटिंग है। संगठन में जो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पार्टी की लीड है, और 2022 में जो भाजपा की नाकामी है उसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। भाजपा की नाकामी है बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार, और नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नारी के सम्मान की बात करते हैं, नारी का सम्मान नहीं कर रहे कि नौजवान और किसान सब दुखी हैं, ना किसी को रोजगार मिल रहा। इस भाजपा की नाकामी का जोरदार विरोध किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। चौधरी साहब आगे हो ना, पीछे क्यों खड़े? चौधरी साहब आगे हो ना, पीछे। चाचा जी प्रधान थे। चौधरी साहब आगे हो ना, पीछे क्यों खड़े? चौधरी साहब आगे हो ना, पीछे। चाचा जी प्रधान थे। चौधरी साहब आगे हो ना, पीछे क्यों खड़े? चौधरी साहब आगे हो ना, पीछे। नारी सम्मान को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा गया है। भाजपा की नाकामियों को उजागर किया जाएगा, ये कहना है नरेश गौतम का। भाजपा की नाकामियों का जोरदार विरोध किया जाएगा। कुमाऊं दौरे पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम। बेरोजगारी, नारी सम्मान को लेकर के इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी।
और हरिद्वार दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हरिद्वार पहुंचकर भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया। कुंभ मेले को लेकर के चल रही तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। अवधेशानंद गिरी से राष्ट्रहित और आध्यात्मिक बातों पर चर्चा हुई है। जूना अखाड़ा के आचार्य हैं महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में मौजूद रहे उनके साथ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे। हरिद्वार दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने वहां पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और तमाम नेता और मंत्री उत्तराखंड के उनके साथ मौजूद रहे। अभी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये धरती देवधरती ऋषि मुनियों तपियों की भूमि है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ नई ऊर्जा मुझे मिलती है और इसी ऊर्जा और इसी शक्ति और सामर्थ्य से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही रहे और हम जनता की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। कुंभ मेले को लेकर हमारे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने व्यापक तैयारी के लिए जानकारी दी और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए कुंभ मेला। और उत्तराखंड में दूसरे दिन भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद में आपके उत्तराखंड में दूसरे दिन भी झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी जनपद में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और सुबह 11:27 पर ये झटके महसूस किए गए। जनपद में 10 किलोमीटर जमीन के भीतर रहा है ये भूकंप का एपिसेंटर। उत्तराखंड में दूसरे दिन भी आपको बता दें ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि एक चिंता का विषय है। लगातार 2 दिन एक भूकंप के झटके भूकंप आना। उत्तरकाशी जनपद में महसूस किए गए हैं ये भूकंप के झटके। सुबह 11:27 पर इन्हें महसूस किया गया। जनपद में 10 किलोमीटर जमीन के भीतर ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें ये लगातार दूसरा दिन। और चिरंजीव सेमवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चिरंजीव, दूसरा दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी, आपको बता दें कि जो उत्तराखंड में जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से लगातार जो भूकंप के झटके दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लोग दहशत में हैं कि लंबे समय से जो है यहाँ भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। और वैसे भी अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो ये आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ ये जोन 4-5 में रखा गया आपदा की दृष्टि से। आज जो 11:30 बजे जो उत्तरकाशी में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, गनीमत यह रही है कि पूरे जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार की जान मान की हानि नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो 91 में जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था उससे हजारों जानें चले गई थी। कहीं न कहीं इस बार लोग जो है दहशत में है और प्रशासन अलर्ट में है। चिरंजीव, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये कितना दूसरे दिन भी ये झटके लगे हैं और कितना खतरनाक है कि आपकी अधिकारियों से बात हुई है कि किस तरह से वो इन झटकों को देखते हैं, तीव्रता इनकी क्या रही है, रिक्टर स्केल पे क्या तीव्रता रही है इनकी? बता दें कि जो अभी तक जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी है उन्होंने बताया है कि जो रिक्टर पैमाना 3.3 मापी गई है, उस हिसाब से ये काफी कम माना जाता है। लेकिन जो भूकंप का केंद्र था इस बार वो उत्तरकाशी से महज 35 किलोमीटर गोरसारी गांव पड़ता है। वहां पे जो इसके जो भूकंप का केंद्र है वो आंका गया है जी। आपदा प्रबंधन की अगर माने तो 3.3 पॉइंट जो भूकंप होता है वो काफी कम उसका माना जाता है। ठीक है,
इन तमाम जानकारियों के लिए चिरंजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता चिरंजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और चिरंजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे ज़्यादा जानकारी देते हुए कि किस तरीके से 2 दिन लगातार उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता कम बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर दौरे पर हैं। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए आह्वान किया है कि वे कृषि बिल के तीनों काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों को वापस लेने को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें, बल्कि अन्नदाता को सम्मान देने की सोच रखते हुए कृषि बिलों को वापस लेने की मांग करें। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की लोकतांत्रिक लड़ाई है जो कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ी जाएगी। बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम सब कि वो किसानों के पक्ष में बोलें और खड़े हों। देश का किसान एक अपेक्षा कर रहा है कि 3 कानून जो उसके ऊपर थोपे गए हैं सरकार उनको वापस ले ले। आंदोलन से कोई झुकने की बात नहीं है, एक अपने ही अन्नदाता को सम्मान देने की बात है। उससे 2022 के मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। 2022 में लोकतंत्र। और अगली खबर काशीपुर से है। किसानों के समर्थन में उतरी खालसा फाउंडेशन गाजीपुर बॉर्डर के लिए राशन के साथ टीम रवाना हुई है। आंदोलित किसानों का साथ देगी खालसा फाउंडेशन। कूच के समय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ गुस्सा भी नजर आया। वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। किसानों के समर्थन में खालसा फाउंडेशन। काशीपुर से जो है रसद इकट्ठी हुई है और उसे जो है खालसा फाउंडेशन की टीम जो है लेके दिल्ली कूच करेगी। आज किसानों की वार्ता भी है सरकार के साथ, अगर वार्ता हो जाती है तो क्या उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? इसका सारा निर्णय जो है हमारे जो किसान नेता हैं, जो वहाँ पे जथेबंदियाँ हैं, वो लोग करेंगे। जैसा उनका आदेश होगा उसी तरीके से हम आगे कर। काशीपुर से और वहीं नरेंद्रनगर में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया गया। प्रदेश कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सेवा का उद्घाटन किया है। शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में ये उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय के लिए कंप्यूटर्स, टेबल और 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। 4G इंटरनेट सेवा से जोड़ने पर छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। सेवा शुरू करने पर सरकार के प्रयासों की छात्रों ने प्रशंसा की है। आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा रोजगार हासिल होगा, ये कहना रहा सुबोध उनियाल का। कि वे अपने शब्दों से आए हुए अतिथियों का स्वागत आज राजकीय महाविद्यालय पोखरी में जो कोरोना महामारी के कारण बच्चों को जिस तरह से कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है, ऐसी स्थिति में सरकार ने बच्चों को चिंता रखते हुए सारे महाविद्यालयों में जो 4G इंटरनेट सिस्टम को चालू किया है, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में आसानी हो और जो सुदूर ग्रामीण बच्चे को भी इसका सुविधा मिल सके, उसकी आज शुरुआत हुई है। और दूसरा, क्योंकि विद्यालय काफ़ी पूर्व स्वीकृत हुआ था, अभी तक विद्यालय में क्योंकि जमीन विद्यालय के लिए इसमें मध्यकता नहीं बन पाई है, ताकि मध्यक हो तो इसमें विद्यालय का शीघ्र ही जमीन के चिन्हीकरण के बाद इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ होने। इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक
लेकिन हमारे क्षेत्र में नेट की कनेक्टिविटी की वजह से की दिक्कत थी, जिस वजह से अब हमारे क्षेत्र में आज सरकार द्वारा 4G नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसके लिए हम सब छात्रों में बहुत उत्साह है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में नेट की कनेक्टिविटी की वजह से की दिक्कत थी, जिस वजह से अब हमारे क्षेत्र में आज सरकार द्वारा 4G नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसके लिए हम सब छात्रों में बहुत उत्साह है। इसके लिए हम सरकार वैश्विक महामारी कोरोना काल के चलते विद्यालयों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में कनेक्टिविटी न होने के कारण उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने एक बेहतरीन निर्णय लिया है कि तमाम महाविद्यालयों को UBR से कनेक्ट करके, जो नज़दीक के टावर हैं उससे कनेक्ट करके वहाँ हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और इस तरह का कार्यक्रम बेलमती चौहान महाविद्यालय पोखरी में आयोजित किया गया, जिसका कनेक्टिविटी का उद्घाटन यहाँ पर क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। और छात्रों में बड़ा उत्साह था इस बात को देख करके कि निश्चित तौर पर आज जो पढ़ाई खास करके ऑनलाइन चल रही है इंटरनेट पर, उससे उनको सुविधा प्राप्त होगी। देखना है कितना ये कनेक्टिविटी यहाँ बच्चों को पठन पाठन में सुविधा प्राप्त होती है, ये देखने की बात होगी। नरेंद्रनगर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रहा। और वहीं अगली खबर मसूरी से सड़क हादसे में एक बच्चा घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो गाड़ियों के बीच हुई जोरदार टक्कर में आपको बता दें मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड पर ITBP गेट के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड पर ITBP गेट के पास ये हादसा हुआ। हादसे में एक बच्चा घायल हो गया। दो गाड़ियों के बीच ये जोरदार भीषण टक्कर हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ियों को अलग अलग हटाने में। जो खड़ी है लाल वाली आ गई। मसूरी देहरादून सड़क हादसे में एक बच्चा घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचे हैं देहरादून। प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी के 3 दिनों के दौरे का आज अंतिम दिन है। प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी के 3 दिनों के दौरे का आज अंतिम दिन बताया जा रहा है कि आज आखिरी दिन है। 3 दिनों के दौरे का आज तीसरा दिन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून में मौजूद। प्रदेश प्रभारी के 3 दिनों के दौरे में आज आपको बता दें आज आखिरी दिन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद हैं बैठक में और आज उनके दौरे का तीसरा और अंतिम दिन। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायत विकास की बुनियादी के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला भी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों को एक सेमिनार में प्रशिक्षण देने का काम किया गया, जिसमें लोकसभा के कामकाज पर जानकारी दी गई। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि अधिकारियों की लड़ाई लड़े। कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पंचायतों की मजबूती की पक्षधर है तथा हमेशा पंचायतों की मजबूती के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ खड़ी रहेगी। तो आज कोई खास कार्यक्रम था? पंचायतें लोकतंत्र का मजबूत आधार हैं। पंचायतें विकास की बुनियादी इकाई हैं और ऐसे में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर उनको हम
उनके कामकाज का जो विभागीय कार्यप्रणाली उसका समय पर प्रशिक्षण देंगे तो हम अपना कामकाज ठीक तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है तो वो पंचायत के प्रतिनिधियों का जो चुनाव पिछले 19 नवंबर में हुआ था, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब तक पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कामकाज का प्रशिक्षण न दे करके और लोकसभा अध्यक्ष आकर के कहते हैं कि लोकसभा कैसे चलती है इसका प्रशिक्षण हम पंचायत के लोगों को देंगे, इसका औचित्य क्या है। देखिए, पंचायत के प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सदन चलाना है, तो ऐसे में आप उस प्रशिक्षण को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा का सदन कैसे चलेगा ये। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।